Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to take up your chapter 18 for IAC class 12 economics, which is national income. मैंने अभी तक थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट करा दिया है, मनी करा दिया है, नेशनल इनकम मैं पहले आपको पढ़ा देता हूं पूरा, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद माय बैंकिंग यूनिट, क्योंकि मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी नेशनल इनकम को लेके, तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑफ विद द नेशनल इनकम फर्स्ट. No, now I know that many of the students find this chapter a bit tricky and difficult, and students say that बहुत difficulty हो रहा है इस chapter को समझने में. But trust me, this chapter is a piece of cake walk. It's just you need a right understanding and approach to the chapter. बाकी ये chapter बहुत ज़्यादा आसान है. But before we start off with this chapter, मेरा recommendation ये रहेगा कि अगर आपने थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट को ठीक से नहीं समझा है तो पहले जाइए और उसको पढ़ के आइए, अच्छे से उसको समझ के आइए, उसके बाद यू कम बैक टू नेशनल इनकम. मैंने थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का 4 पार्ट्स में अपना वीडियोस बना दिया है. मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का. आप उसको पहले चेकआउट कर लो, उसको समझ लो, एंड देन यू कम बैक टू नेशनल इनकम. आपको थोड़ा आसानी होगा समझने में, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम. नाउ इनकम, एज वी ऑल नो दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडीड एन इनकम थ्योरी. मैक्रो को हम लोग इनकम थ्योरी या इनकम का ही पढ़ाई बोलते हैं. एंड जब मैंने आपको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था तो उसमें जो पहला लाइन था, मैंने आपको बताया था कि इनकम क्या होता है या इनकम जनरेट कैसे होता है. तो यू ऑल वुड बी रिमेंबरिंग कि मैंने कहा था इनकम is the outcome मतलब result of production of goods and services, right? If you remember this well, तो मैंने कहा था इनकम और कुछ नहीं है, इनकम is just a net result. इनकम is a result of the production of goods and services. जब हम लोग goods and services प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में तो ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होता है देश के अंदर में, राइट? सो क्योंकि इनकम प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है, बोल के जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा उसका अगर आप वैल्यू ले लो, ठीक है, उसका अगर आप वैल्यू ले लो, बोल के जब भी आप इनकम को एक्सप्लेन करोगे तो आप हमेशा यही कीवर्ड के साथ एक्सप्लेन करोगे कि इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ इसके पहले भी एक कीवर्ड आना है which is regarded as final. Income is defined as the value of final goods and services. अब ये final क्यों लगाया जाता है इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, ठीक है? To begin with, सबसे पहले जो हमें समझना है वो है कि इनकम, जो अपना इनकम है, क्या वो डोमेस्टिक इनकम है? हम लोग डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात कर रहे हैं या हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? आर वी टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक इनकम और वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम? तो सबसे पहला क्लियर कट क्लासिफिकेशन करना है हमें डोमेस्टिक और नेशनल इनकम को लेके. नाउ टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इनकम, तो आप मान लीजिए, नाउ प्लीज डोंट जज मी, ठीक है? आई नो ये बहुत ज्यादा खराब इंडिया बना है, बट आप इसको इंडिया एक सेकेंड के लिए मान लो, ठीक है, कि ये इंडिया है. नाउ डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो पैसा, दैट इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द geographical, which is generated within the geographical territory. देश के अंदर जो पैसा बना वही आपका डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा, ठीक है? सो डोमेस्टिक इनकम इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. मैं यहां लिखता हूं, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जो कि प्रोडक्शन हो रहा है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी.
ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी या कंट्री, आप जो भी बोलो। सो जो देश के अंदर पैसा बन रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पैसा बन रहा है, वही हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। अब आप अगर ध्यान से समझो, अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी का बात करूं तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन हो सकता है? एक तो अपना इंडियन इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, हमारे इंडियन एमएनसीज हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, हमारा इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है, राइट। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फॉरेन इंडिविजुअल्स भी तो हो सकते हैं जो घूमने आए हो, राइट। फॉरेन इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, यानी कि फॉरेन एमएनसीज हो सकता है, या फिर आपने सुना होगा कि देश के अंदर में फॉरेन एम्बेसीज भी होता है। फॉरेन एम्बेसी जो बेसिकली वीजा ग्रांट करता है बाहर जाने के लिए, राइट। ये सारे लोग देश के अंदर है। सो जब डोमेस्टिक का बात कर रहे हैं हम लोग, डोमेस्टिक में इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल का पैसा और साथ ही साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल का पैसा, दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, दोनों को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के अंदर बना है, वो देश के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर में आता है। तो डोमेस्टिक में हमें फॉरेन रेसिडेंट का भी पैसा लेना है और इंडियन रेसिडेंट का भी पैसा लेना है जब एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग नेशनल इनकम का बात करते हैं, नेशनल इनकम में वर्ड नेशन आ जाता है, राइट। और नेशन का मतलब हो गया देश, सिर्फ देश के लोग। तो हम लोग उन लोगों का बात करते हैं जो हमारे देश के, जो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट है। नाउ नॉर्मल रेसिडेंट होने का मतलब क्या हुआ? हु इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री? सबसे पहले तो नॉर्मल रेसिडेंट वो है हुज बर्थ प्लेस इज इन इंडिया। एक तो जो यहां पे पैदा हुए हैं, यही उनका पालन पोषण हुआ है, यही वो बड़े हुए हैं, यही उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ यहीं पे है, उनको हम लोग एक तो नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। एट द सेम टाइम नॉर्मल रेसिडेंट वो भी हो सकता है समवन whose economic interest lies in a particular country। कोई ऐसा इंसान जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नाउ व्हेन आई एम सेइंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एक तो इंडियन इंडिविजुअल का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके खुद के देश में तो होता ही है, मतलब कि वो लोग इनकम अर्निंग, इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटी, सेविंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उसी पर्टिकुलर देश में करते हैं, वो तो होंगे नॉर्मल रेसिडेंट। एट द सेम टाइम कोई ऐसा इंसान जो हो सकता है फॉरेन नेशनल हो, फॉरेन रेसिडेंट हो, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड इंटरेस्ट हमारे देश में है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए अदनान सामी या आतिफ असलम, दे वर पाकिस्तानीज but still they will be considered as a normal resident of India because their economic interest lies in our country. So they have shifted from Pakistan to India and they are carrying out all of their economic activities in our country. So they are also to be considered as a normal resident. ठीक है। सो नॉर्मल रेसिडेंट में बेसिकली जब हम लोग डोमेस्टिक से नॉर्मल रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक से जब नेशनल पे आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग कुछ एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, वी आर रिमूविंग समथिंग। और हम लोग क्या एक्सक्लूड कर दे रहे हैं? वी आर एक्सक्लूडिंग इनकम ऑफ द फॉरेन नेशनल्स
and foreign institution, फॉरेन नेशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। एट द सेम टाइम हमारे देश में जो भी एम्बेसीज होंगे अब्रॉड के, यानी इनकम ऑफ द फॉरेन एम्बेसी, जो हमारे देश में जितना भी अब्रॉड का एम्बेसीज ऑपरेट कर रहा है, वो लोग जो पैसा कमा रहा होगा उसको भी हमें हटा देना है नॉर्मल रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट में से, क्योंकि वो लोग जो भी एम्बेसी है वो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का है, इवन दो उनका ऑफिसेस इंडिया में है। सिमिलरली इंडियन एम्बेसी का भी ऑफिसेस अब्रॉड में हो सकता है। तो हम लोग जितना भी इनकम फॉरेन एम्बेसी कमाएगा उसको हटा देंगे। एट द सेम टाइम जब हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट का बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड भी कुछ कुछ करेंगे। इंक्लूडेड क्या इंक्लूड होगा? इनकम ऑफ द इंडियन नेशनल, कोई भी इंडियन रेसिडेंट जो है इन अब्रॉड, अगर वो अब्रॉड में काम कर रहा है उसको हम लोग लेंगे अपने नॉर्मल रेसिडेंटशिप में। दूसरा हम लोग लेंगे इनकम ऑफ द इंडियन एमएनसीज इन अब्रॉड, जो बाहर देश में पैसा बना रहा है उसको भी हम लोग लेंगे। एंड साथ ही साथ तीसरा चीज में वी विल टेक इनकम of the Indian embassy in abroad। सिमिलरली हमारा भी तो इंडियन एम्बेसी बाहर ऑपरेट कर रहा होगा, तो वो जो पैसा कमाएगा उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे नॉर्मल रेसिडेंटशिप के कॉन्सेप्ट में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। सो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो पैसा जो देश के अंदर बना है, पॉलिटिकल टेरिटरी या जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बना है। बट जब हम लोग नेशनल का, नेशन का, देश का बात कर रहे हैं, देन वी विल ओनली कंसिडर द इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट। आई होप दैट इज क्लियर कि नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन आएगा। समवन हुज बर्थ प्लेस इन इंडिया एंड समवन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर पर्टिकुलर कंट्री, जिसमें से हमें हटाना पड़ेगा उन लोगों का पैसा जो कि इंडिया के नहीं है, जैसे कि कोई फॉरेन नेशनल हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो गया, या फॉरेन एम्बेसी हो गया, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑफिस है इंडिया में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है इंडिया में, G20 का ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उन सब का पैसा को हम लोग हटा देंगे। एंड एट द सेम टाइम कोई इंडियन नेशनल जो कि अब्रॉड में काम कर रहा है, तो जब वो अब्रॉड में काम कर रहा है तो वो अब्रॉड कंट्री अपना डोमेस्टिक इनकम जब बनाएगा तो उसमें उनका पैसा तो ऐड कर लेगा, क्योंकि वो उनके जोग्राफिकल टेरिटरी में पैसा बना है। बट जब वो लोग भी अपना नेशनल बनाएंगे तो उसमें से जो भी पैसा इंडियन नेशनल को गया है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो उसको हमें अपने नेशनल में इंक्लूड करना है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। सो इनकम फ्रॉम द इंडियन नेशनल, इनकम फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूशंस और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एंड इनकम फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी फ्रॉम अब्रॉड। आई होप दैट इज क्लियर। इतना चीज आपके दिमाग में सेट हो गया। ठीक है, सो जब नेशनल इनकम को डिफाइन करने का बारी आता है तो नेशनल इनकम के लिए हम लोग बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced by normal residents, ठीक है, which is your keyword, produced by normal residents operating within the country, चाहे वो देश के अंदर में काम कर रहा है, और इन अब्रॉड, चाहे वो बाहर देश में काम कर रहा हो, इन अ ईयर, एक साल के अंदर में। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां मैंने कीवर्ड को यूज किया है, यहां मैंने कीवर्ड को यूज किया है एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बार बार फाइनल गुड ही क्यों आ रहा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको फाइनल गुड्स का ही वैल्यू को लेना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड।
नाउ सबसे पहला फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड होता क्या है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन। अगर आपको डिमांड याद हो तो हमने डिमांड चैप्टर में स्टार्टिंग में जब मैं आपको टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको डायरेक्ट डिमांड के बारे में समझाया था, राइट? इफ यू रिमेंबर, डायरेक्ट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर मेंट फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन, फाइनल यूजेज, जो डायरेक्टली इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। मतलब फाइनल गुड के साथ दो चीज नहीं होगा। कौन सा दो चीज? पहला, फाइनल गुड्स आर नीदर मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ना ही उसको हम लोग फर्दर इस्तेमाल करेंगे किसी और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, नॉर आर दे मेंट फॉर रीसेल, ना ही उसको आगे फर्दर बेचा जाएगा। मतलब इट इज रेडी टू बी यूज्ड, इट इज रेडी टू बी कंज्यूम, उसी को हम लोग फाइनल गुड बोलते हैं। बट वहीं टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज एन इनपुट, जिसको हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यानी इनपुट के तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे इन द फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिसको इस्तेमाल किया जाएगा इन द फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इंटरमीडिएट गुड का दो चीज होगा। पहला, इट इज यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, इसको आगे इस्तेमाल भी किया जाएगा फर्दर प्रोडक्शन में, एंड इट इज मेंट फॉर रीसेल एज वेल, ठीक है, उसको आगे बेचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ आपको इतना तो समझ में आ गया कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। नाउ सपोजिटली, फॉर एग्जाम्पल, आप ले लीजिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वीट, ठीक है, वीट कि एक फार्मर है जिसने वीट को उगाया एंड उसने सबसे पहले बेचा एक मिलर को, मिलर यानी चक्की वाला जो कि ग्रेन्स को पीस के आटा बनाएगा, एंड यही फार्मर ने एक बेचा डायरेक्टली कंज्यूमर को। कितना रुपीस पे? ₹20 a kg, ठीक है, ₹20 a kg। उसके बाद इस मिलर ने उसी वीट को आटा बना के बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने उसी वीट को बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने, मैं नीचे करता हूं, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने उस वीट को बेचा एक बेकर को, एंड बेकर ने फाइनली केक बेच दिया कंज्यूमर को। नाउ फार्मर ने जब मिलर को वीट बेचा ₹20 a kg ने, मिलर ने इसका फॉर्म यूटिलिटी को चेंज किया, मतलब इसके ग्रेन्स को पाउडर में कन्वर्ट किया। तो उस फॉर्म यूटिलिटी को ऐड करने की वजह से मिलर बोलता है कि मैं इसे ₹10 ऊपर करके बेचूंगा, ₹30 a kg में बेचूंगा, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू एडिशन किया। अब होलसेलर बोलता है कि मैं मिलर से वीट खरीद रहा हूं, मैं उसको अपने गोडाउन में स्टोर कर रहा हूं, एंड आई एम इंश्योरिंग कि ये वीट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो हर जगह पे, तो मैं भी अपना बीच का मार्जिन चार्ज करूंगा, मैं इसको ₹40 a kg में बेचूंगा। अब रिटेलर बोलता है कि मैं कस्टमर्स खोज रहा हूं, मैं लोगों को कन्विंस कर रहा हूं परचेज करने के लिए, तो मुझे भी अपना मार्जिन चाहिए, मैं इसको बेचूंगा ₹50 a kg में, ठीक है, मैं इसको ₹50 a kg में बेचूंगा। एंड अब बेकर ने उस वीट को लिया, उसमें से उसने केक बनाया, एंड फाइनली वो केक चला गया कंज्यूमर के पास एट द रेट ऑफ ₹400, ₹400 का 1 पाउंड का एक केक कंज्यूमर के पास चला गया। अब आप खुद सोचिए कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब फार्मर ने अगर डायरेक्टली कंज्यूमर को वीट बेच दिया तो वो तो कहलाएगा अपना फाइनल गुड, FG, ठीक है, वो तो कहलाएगा अपना फाइनल गुड।
बट यही सेम फार्मर ने जब व्हीट को मिलर को बेचा तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो आगे फर्दर प्रोडक्शन में जा रहा है। उसके बाद मिलर होलसेलर को बेच रहा है, वो भी कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो आगे रीसेल हो रहा है। फिर होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, आगे रीसेल हो रहा है, तो वो भी कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। रिटेलर ने बेकर को भेजा, जो कि बेकर एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है उस व्हीट को अपने प्रोडक्शन में, तो वो भी कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि रीसेल हो रहा है। एंड देन जब बेकर ने फाइनली कंज्यूमर को बेचा, तब वो बनेगा आपका फाइनल गुड। ठीक है, ये बन गया आपका फाइनल गुड। तो नेशनल इनकम जब निकालते हैं या डोमेस्टिक इनकम भी जब निकालते हैं, तो उसमें क्यों लिखा है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेना है हमें? क्योंकि इंस्टेड ऑफ टेकिंग, इफ वी डू नॉट टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, and instead of that if we take the value of goods and services at every stage of production, हर एक स्टेज में लेगा, तो जो हमारा वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा काउंट हो जाएगा। यानी आप खुद सोचिए कि मान लीजिए अगर फार्मर ने 20 रुपए केजी कंज्यूमर को बेचा, तो इसका वैल्यू तो नेशनल इनकम में ऐड कर लेंगे क्योंकि ये फाइनल गुड है। लेकिन अगर ये पूरे स्टेजेस का वैल्यू टिल अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचे, अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, मतलब कि 20, 30, 40, 50 एंड 400, तो फिर हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है? 450, 490, 420 एंड 540 आएगा, राइट? 450, 490, 520, 540 आ जा रहा है। क्या 540 रुपीज का प्रोडक्ट जनरेट हुआ है इकोनॉमी के अंदर में? आप खुद सोचिए। द आंसर इज नो, क्योंकि जब फार्मर ने 20 रुपीज केजी मिलर को बेचा ग्रेन्स, और मिलर ने 30 रुपीज केजी होलसेलर को बेचा, तो उसमें जो 20 रुपीज उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मिलर का, वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्लस उसने अपना मार्जिन लगाया, प्रॉफिट लगाया, एंड देन होलसेलर को बेचा। सिमिलरली जब होलसेलर 40 रुपीज केजी पे बेच रहा है उस व्हीट को, तो उस पे उसका परचेजिंग कॉस्ट विच इज 30 रुपीज केजी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एंड 10 रुपीज मार्जिन लगाया है अलग से। फिर जब रिटेलर बेकर को 50 रुपीज केजी बेच रहा है, तो उसका परचेजिंग कॉस्ट 40 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, एंड देन बेकर के लिए भी जो 50 रुपीज कॉस्ट है वो ऑलरेडी उस केक के वैल्यू में एडेड है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द फाइनल वैल्यू, दैट इज मुझे 400 रुपए जो लेना चाहिए, उसके जगह अगर मैं हर एक वैल्यू को ऐड कर लूं हर स्टेज पे, तो इससे जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स काउंट हो जा रहा है। इट इज बीइंग काउंटेड मोर देन वंस, एंड दैट लीड्स टू the problem of something regarded as double counting error in the estimation of national income. Double counting error. Now, what is a double counting error? Double counting error is the error which arises in the national income estimation, where it is the problem arising in NY मतलब हो गया नेशनल इनकम एस्टिमेशन, इफ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमा, वी टेक द वैल्यू of goods and services at every stage. अगर हर एक स्टेज का वैल्यू को हम लोग ऐड कर ले इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे हमारा डबल काउंटिंग एरर अराइज हो जाता है नेशनल इनकम एस्टिमेशन में। ठीक है, इसीलिए इस डबल काउंटिंग एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कौन सा वैल्यू लेंगे? खाली फाइनल वैल्यू विच इज ₹400। एक तो तरीका है आप फाइनल वैल्यू ले लो तो भी चलेगा, या फिर आप वैल्यू एडिशन को ले सकते हो हर एक स्टेज पे। अगर मैं वैल्यू एडिशन को लेता हूं, वैल्यू एडिशन का मतलब हुआ कि जब फार्मर से मिलर के पास गया तो कितना वैल्यू पे गया है? 20 रुपीज, प्लस मिलर से होलसेलर के पास जब जा रहा है तो उसमें एडिशन कितना हो रहा है? कितना का वैल्यू एडिशन हो रहा है? 10 रुपीज का, क्योंकि 20 रुपीज का तो वैल्यू ऑलरेडी इसमें है, सो उसने 10 रुपए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। प्लस उसके बाद होलसेलर से रिटेलर के पास आ रहा है तो कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है? अगेन 10 रुपए का। प्लस रिटेलर से बेकर के पास जा रहा है तो कितना का वैल्यू एडिशन हो रहा है? वापस से 10 रुपए का। एंड जब
फाइनली बेकर से कंज्यूमर के पास जा रहा है 400 रुपए में, तो उसमें कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है 350 का, क्योंकि 50 रुपए तो ऑलरेडी कॉस्ट है। अब इसको अगर हम लोग टोटल कर ले 350, 360, 370, 380 प्लस 20 400, तो भी हमें 400 का वैल्यू मिल जा रहा है। बट ये बहुत ज्यादा टीडियस वर्क है कि आप वैल्यू एडिशन को खोजो हर स्टेज पे, उससे अच्छा आप डायरेक्टली फाइनल वैल्यू को ही ऐड कर लो ना नेशनल इनकम में। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यू एडिशन एट ईच एंड एवरी स्टेज, वी जस्ट हैव टू टेक द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज वाई डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों को ही बोला जाता है इट इज रिगार्डेड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक हुआ तो प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल टेरिटरी, एंड नेशनल हुआ तो प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स इन अ ईयर। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग इन द डेफिनेशन, अगर आपने डेफिनेशन देखा हो तो मैंने लिखा यहां पे नेशनल इनकम के लिए इन अ ईयर। सो इन अ ईयर से हमें क्या समझ आता है कि नेशनल इनकम जस्ट लाइक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग एक साल के लिए बनाते हैं। दैट इज वी मेक इट फ्रॉम द 1st of April टू 31st of March, राइट। तो इससे नेशनल इनकम बनता है एक फ्लो कॉन्सेप्ट, जहां पे फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो मीन समथिंग विच इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड बोल लो, या लेंथ बोल लो, या ड्यूरेशन बोल लो ऑफ अ टाइम, ठीक है। पीरियड, लेंथ, ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम, तो एक पीरियड के लिए निकाल रहे हैं बोल के नेशनल इनकम आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक वो होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि उस पॉइंट के लिए ही मेजर कर रहे हैं, उसको स्टॉक बोला जाएगा। बट नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग मेजर करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज अपना एक और चीज विच आई वांट टू टेल यू, दैट इज अबाउट प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। नाउ प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ those transactions which are associated with second hand purchases and sale of goods and services. Now किसी भी प्रकार का सेकेंड हैंड परचेजेस एंड सेल जो है उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम में, इट इज टू बी एक्सक्लूडेड। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम जो कंसिडर करता है एनवाई, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। सिर्फ हम लोग करंट प्रोडक्शन का ही बात करते हैं। करंट ईयर मतलब हो गया हमारा करंट प्रोडक्शन जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है। अब मान लीजिए कोई गाड़ी था जो आपने खरीदा था ईयर 2020 में, जिसका वैल्यू था 10 लाख रुपीस, तो वो 2020 के तो ईयर के नेशनल इनकम में तो ऑलरेडी 10 लाख रुपीस ऐड हो गया होगा, क्योंकि उस साल वो प्रोडक्ट बना था। मैंने उसको 5 साल चलाया और मैंने उसको इस साल बेच दिया। 5 साल चला के मुझे 10 लाख रुपए तो पूरा कभी वापस नहीं मिलेगा। मुझे कितना वापस मिलेगा? 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, जो भी मुझे वापस मिलेगा डेप्रिशिएट होने के बाद वो कार का वैल्यू, उसको हम लोग दोबारा से क्या इस साल काउंट करेंगे? नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने 5 साल वो गाड़ी चलाया और 5 लाख में वापस बेच दिया और मैं फिर से अगर नेशनल इनकम में ऐड कर लूं, तो इसका मतलब 10 लाख प्लस 5 लाख आप दिखा रहे हो कि गाड़ी का वैल्यू 15 लाख हो गया है इकोनॉमी में, जो कि ऐसा हुआ ही नहीं है। सो किसी भी प्रकार का सेकेंड हैंड परचेजेस एंड सेल्स जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको भी अवॉइड किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग एरर ना हो जाए, 2 बार एस्टिमेशन ना हो जाए उस प्रोडक्ट का, ठीक है। किसी भी प्रकार का सेकेंड हैंड परचेजेस या सेल्स को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम से, क्योंकि नेशनल इनकम सिर्फ हमें करंट प्रोडक्शन के बारे में बताता है, यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज जो इस साल प्रोड्यूस हुए हैं। आई होप दैट इज क्लियर। सो सिमिलरली जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग
ऑफ शेयर्स हो गया या बॉन्ड्स हो गए या सिक्योरिटीज हो गए किसी भी प्रकार के, उसको भी हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं अपना नेशनल इनकम एस्टिमेशन में, क्योंकि ये सब टाइप के ट्रांजैक्शन जो सेकेंड हैंड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चाहे गुड्स का बोलो या चाहे सिक्योरिटी का बोलो, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, इट इज रिफ्लेक्टिंग अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि खाली एक इंसान के दूसरे इंसान के ओनरशिप में चला जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब आप ऐसा ही सोचो ना कि जो 10 लाख का गाड़ी मैंने लिया था, मैंने 5 साल उसको चलाया, 5 लाख में बेच दिया, तो उस 10 लाख की गाड़ी का वैल्यू का 5 लाख रुपए तो मैंने रिकवर कर लिया एंड सामने वाला इंसान का 5 लाख खर्चा हो गया। सो इन अदर वर्ड्स मैंने रिकवर किया, सामने वाला ने 5 लाख दिया, तो वो गाड़ी का वैल्यू अभी भी 10 लाख ही है, वो 15 लाख नहीं हो रहा है। सिमिलरली जब शेयर्स भी ट्रांसफर होते हैं, इधर उधर जाते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास वैल्यू जाता है, तो उसको भी हम लोग ऐड नहीं करेगा, क्योंकि वो करंट ईयर में जनरेट नहीं हो रहा है, वो किसी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ईयर में, पुराने ईयर में बन चुका होगा, क्रिएट हुआ होगा एंड देन जब बिका होगा फर्स्ट टाइम तो उसका वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में एडेड है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेगा। किसी भी सेकेंड हैंड परचेज एंड सेल्स ऑफ हाउस वगैरह हो रहा है या कोई भी एसेट हो रहा है, उसको भी हम लोग नहीं कंसिडर करेगा नेशनल इनकम में, ठीक है, क्योंकि दे जस्ट रिफ्लेक्ट योर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया अगर घर मैंने आज से मान लीजिए 50 लाख में खरीदा था और आज उस घर को मैं अगर 2 करोड़ में बेच रहा हूं, मुझे 1.25 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 1.5 CR का अप्रिसिएशन मिला है लैंड के ऊपर, उसको भी नहीं काउंट करेंगे? वेट करिए, मैं आपको बताता हूं कि उसको ऐड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। बट हाउएवर इवन दो हम लोग सेकेंड हैंड परचेजेस एंड सेल्स को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हाउएवर अगर किसी भी प्रकार का उस पर कमीशन आता है, यानी ब्रोकरेज कमीशन अगर होता है, किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज कमीशन होता है सेकेंड हैंड परचेजेस या सेल में, कि कोई ब्रोकर है जिसने बायर एंड सेलर को मिलवाया, तो उसके लिए वो अपना कमीशन चार्ज कर रहा है, ब्रोकरेज कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स को हमें इंक्लूड करना है, इंक्लूडेड, ठीक है, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर्स सर्विस है, सर्विस तो उसने इस साल दिया। हमने कहा कि नेशनल इनकम में हम लोग कोई भी करंट ईयर का प्रोडक्शन लेंगे, तो उसने जो सर्विस दिया ब्रोकरेज सर्विस का, वो तो इस साल का सर्विस है, तो उसने उसके अगेंस्ट में जो पैसा कमाया उसको हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन जो वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है उसको ऐड नहीं करेंगे। अब आपका जो सवाल आ रहा है कि सपोज लैंड है या प्रॉपर्टी है या गोल्ड है, उसको अगर सेकेंड हैंड तरीका से रीसेल किया जा रहा है, हो सकता है कि उसका वैल्यू अप्रिशिएट हो गया हो एंड मुझे रिटर्न्स आ रहे हैं, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसके लिए हमारा अगला टॉपिक है, इनकम भी जो होता है उसको एस्टिमेट किया जाता है 2 कैटेगरी में, कि क्या वो इनकम फैक्टर इनकम है या वो इनकम ट्रांसफर इनकम है, ठीक है, क्या वो इनकम फैक्टर इनकम है या वो इनकम ट्रांसफर इनकम है। नाउ फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम इज दैट इनकम विच इज जनरेटेड, इट इज जनरेटेड on providing factor services, ठीक है, इट इज जनरेटेड ऑन प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब कि जब आपने लैंड दिया, अपना लेबर सर्विस दिया, कैपिटल दिया या अपना एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज दिया, तो उसके अगेंस्ट में जो आपको पैसा आया इन द फॉर्म ऑफ लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस, सैलरी। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, सॉरी, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो हम लोग वो पैसा नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, बट एनी इनकम विच इज जनरेटेड ऑन अ ट्रांसफर बेसिस, यानी कि अगर वो ट्रांसफर इनकम हो, ट्रांसफर इनकम वो होते हैं जो वन साइडेड होते हैं, ठीक है, दीज आर वन साइडेड इनकम,
यानी या तो ये रिसीव होता है या तो इसको पे किया जाता है। इन अदर वर्ड्स इनका नेचर यूनिलैटरल्स होता है। ठीक है, यूनि का मतलब होता है वन एंड लैटरल का मतलब हो गया साइडेड। तो ये वन साइडेड ट्रांसफर है, मतलब इनके अगेंस्ट में देयर इज नो क्विड प्रो क्यो। नो क्विड प्रो क्यो का मतलब, क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है गिव एंड टेक, गिव एंड टेक पॉलिसी। तो यूनिलैटरल जो होते हैं उनके अगेंस्ट में कोई भी गिव एंड टेक नहीं होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो घर खरीदा था, मैंने एक घर बनवाया था आज से 10 साल पहले, जो कि मुझे 50 लाख का पड़ा। तो 50 लाख का वैल्यू, जो भी मैंने ईटा गिट्टी बालू वगैरह जो भी यूज किया होगा, वो इनकम तो बढ़ गया उस करंट ईयर प्रोडक्शन के लिए, तो उसका वैल्यू तो हम लोग नेशनल इनकम में ले चुके हैं। आज मैंने 10 साल बाद उस घर को जब बेचना चाहा तो उसके लिए मुझे 2 करोड़ मिल रहे हैं, यानी जो 1.5 करोड़ का अप्रिसिएशन हुआ है, क्या उस 1.5 करोड़ के अगेंस्ट में कोई प्रोडक्शन हुआ है, करंट ईयर का प्रोडक्शन हुआ है? क्या 50 लाख की तरह 3 और घर रेडी हो गए, 4 घर तैयार हो गए हैं? नहीं ना। तो फिर उसका वैल्यू को नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, वो वन साइडेड है जो कि मुझे मिल रहा है। अब आपका सवाल कि वो जो अप्रिसिएशन हुआ उसका क्या? वो जो अप्रिसिएशन हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द कंडीशंस विच आर सराउंडिंग द इकोनॉमी। हो सकता है मेरे घर के आसपास कुछ डेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लिया है, वहां पे और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आ गए, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गया मेरे एरिया का, बोल के मुझे ज्यादा प्रॉपर्टी का प्राइस मिल रहा है। बट उस ज्यादा प्रॉपर्टी का प्राइस के अगेंस्ट में कोई भी करंट ईयर प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ है, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो बोल के उसको भी हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। इन अदर वर्ड्स, जब हम लोग नेशनल इनकम बनाते हैं तो नेशनल इनकम में हम लोग सिर्फ फैक्टर इनकम को ही लेते हैं। फैक्टर इनकम वो होते हैं जो कि बायलैटरल होते हैं। बायलैटरल, बाय का मतलब हो गया आपका टू एंड लैटरल का मतलब हो गया साइडेड, जो कि टू साइडेड है कि आपने कुछ बनाया, आपने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया, बोल के आपको उसके अगेंस्ट में पैसा मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड ट्रांसफर इनकम वो होता है जो कि यूनिलैटरल होता है, वन साइडेड होता है, आपने खाली दिया, बदले में आपको कुछ नहीं मिला। गिफ्ट्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, डोनेशन हो गया, स्कॉलरशिप वगैरह हो गए, पेंशन हो गया, ये सब ट्रांसफर इनकम है, वन साइडेड है, सिर्फ दिया जाता है या मिलता है, बदले में कुछ नहीं दिया जाता है। देयर इज नो गिव एंड टेक, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो क्विड प्रो क्यो। तो उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। दिस इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन, व्हाइल फैक्टर इनकम इज टू बी इंक्लूडेड। इसको इंक्लूड करना है इन नेशनल इनकम का एस्टिमेशन। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, इतना चीज आपके दिमाग में गया। सो किसी भी प्रकार का अप्रिसिएशन शेयर वैल्यू में हो रहा है, गोल्ड प्राइस में हो रहा है, प्रॉपर्टी के प्राइस में हो रहा है, तो वो सारे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशंस विच आर सराउंडिंग द इकोनॉमी। जो कंडीशंस है मार्केट में उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेगा। बिसाइड्स वो इन्फ्लेशन का भी पार्ट है, बोल के उसको नहीं कंसिडर करेगा। रादर हम लोग सिर्फ वही वैल्यू कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम में जो कि करंट ईयर प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके साथ मैं इस वीडियो पे स्टॉप करता हूं। अभी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग उठाएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद आई टेक योर डाउन टू नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। आई होप यू आर लाइकिंग माय कंटेंट एंड इफ यू आर देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस channel with your friends so that multitude of students can benefit from such quality content. I'll see you in my next video. Till then, take care, keep studying, keep smiling. Bye bye.